दोस्तों नमस्कार। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। क्या बात है, आज आप लोगों का सभी लोगों का स्वागत है पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में। दोस्तों, जीवन में कुछ उद्देश्य होना चाहिए, कुछ पर्पस होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि वो निरुद्देश्य घूम रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर कोई उद्देश्य आपने बना लिया तो उसको प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आपके अंदर काबिलियत का होना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि एक बार एक कंपनी में एक व्यक्ति जो डिजर्व नहीं करता था, किसी तरीके से उसने जोड़ तोड़ की राजनीति करके एक उच्च अधिकारी का पोस्ट ले लिया और वो उसको उच्च अधिकारी बना दिया गया। वो अपने केबिन में बैठा हुआ था, और जब 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 आदमी काबिलियत के बिना जब उस जगह पे पहुंचता है तो बहुत अकड़ दिखाता है, बहुत शो ऑफ करता है। तो वो भी अपने केबिन में बैठ के ऐसे ही शो ऑफ किया करता था। तो एक बार उसके केबिन में किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो इग्नोर करते हुए जल्दी जल्दी उसने क्या किया, फोन उठा लिया और बात करने लगा और अपने आप को बिजी बताने लगा, और उसको इशारा कर रहा है कि 2 मिनट रुको और मैं बात कर, ठीक है मैं हूँ, चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत देर तक उसको खड़ा रखने के लिए रोके हुए है कि 2 मिनट में पहले बात कर लूं, उसके बाद फिर मैं आपसे हैंड टैकल करता हूँ। सारा चीज बहुत देर इसी तरह बोले जा रहा था, बोले मैं कर लूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ, मैं सब चीज ठीक कर दूंगा। उसके बाद फाइनली जब उसने फोन को रखा तो थोड़ी देर बाद बोला, बोलिए जी आपको क्या काम है। तो उसने बोला कि सर मैं आपका फोन ठीक करने आया। तो मैक्सिमम लोग जो आज की डेट में जिंदगी जी रहे हैं वो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। वो हमारे राजेश सर हमेशा बोलते हैं कि तकल्लुफ की जिंदगी जिए जा रहा हूं और बोतल खाली है फिर भी पिए जा रहा हूं। और ये आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को सोचते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं, लेकिन वो परेशानी के गर्त में डूबे हुए हैं। कल कल कोई बोल रहा था, प्रीति मैम शायद बोल रही थी कि जो नौकरी करते हैं उनके उनके चेहरे पे जो स्थिति होती है, जो धूल गर्दे होते हैं, वो बोल नहीं पाते कि मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो हंस रहे थे। तो दिखावे की लाइफ नहीं जीना है दोस्तों। अंदर से सुकून तब आएगा जब हम अंदर से खुश होंगे। चेहरे पे कितना भी लीपापोती कर दे, अगर अंदर से खुश नहीं है तो आपके वो निखार आ ही नहीं सकती। तो डेफिनेटली हमें अपनी काबिलियत को बढ़ाना है, और जब वो चीज आने लगेगी तो डेफिनेटली वो निखार अपने आप आएगा, पोजीशन सूट भी करेगा। आज दोस्तों हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज एक ऐसे कपल से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत बढ़ाई, और काबिलियत बढ़ा करके वो अपने आप डिसीजन लेना सीखा कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं कि मुझे सुकून आए। वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे थे, लेकिन वही सुकून नहीं था। सुबह से शाम तक परेशानियों के अंबार लगा था। लेकिन अच्छी बात क्या है कि कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैं परेशान था, और कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मन वो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं होती है, गट्स नहीं होती है कि हाँ मैं दुखी हूं। तो आज जिस कपल से आपको मैं मिलवाने जा रहा हूं वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो बोलते ना, सुकून वाली लाइफ नहीं थी। लक्ष्मी तो आती है लेकिन साथ में सुकून वाली लक्ष्मी नहीं आती है, वो कहीं ना कहीं परेशानी लेके आती है। तो इनकी लाइफ भी वैसे ही थी। बाई प्रोफेशन ये एक डॉक्टर थे, अपना नर्सिंग होम चलाते थे, और प्रोफेशन से ही आपको समझ में आ गया कि इनकी लाइफ में सुकून बिल्कुल नहीं था। और जाहिर सी बात है, जब हस्बैंड की लाइफ में सुकून नहीं है तो वाइफ की लाइफ में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो यही लाइफ इनकी चल रही थी, और किसी ने देवदूत बनकर इनको मोदी केयर का प्लान बता दिया, और इनकी लाइफ वहीं से टर्न अराउंड हुई। इन्होंने अपने जीवन में मोदी केयर में जब एंट्री मारे तो इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी उतार चढ़ाव देखे थे, वो सारी चीजें देखने के बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि ये जो टाइम मनी फ्रीडम का ये जो सुकून की जिंदगी, ये रेसिडुअल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, ये मोदी केयर का जबरदस्त है और मैं इसको करूंगा। और बोल के खेला। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत लोग डरते डरते खेलते हैं, इनकी एक बड़ी खास बात यह है कि हर दम ये बोल के खेले। जब ये शुरू शुरू में आए, मुझे आज भी वो याद है, जनवरी 2017 जब इन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी थी, हर कदम पे इन्होंने बोल के, मैं बार बार बोलता हूँ, हमारे साथ नवाब अली खां पटौदी, मंसूर अली खां पटौदी थे जो डिमांडेड 6 माना करते थे।
जो जिस जगह बोलो, जिस बॉल पे बोलो, उस बॉल पे 6 मारेंगे। तो ये भी एक वैसे ही प्लेयर है जिन्होंने हमेशा बोल के खेला, और आज भी पिछले महीनों ने इन्होंने बोला कि मैं रॉयल ब्लैक डायमंड जाऊंगा, और कर दिखाया इस लॉकडाउन में। तो आज हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे साथ ब्रांड न्यू रॉयल ब्लैक डायमंड सारिका मैम एंड डॉक्टर अजय कुमार सर। सबसे पहले तो इस पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता सर शो में आपने जो इनवाइट किया है सर, उसके लिए तहे दिल से आपको और मैम को दोनों को बहुत 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 बधाई सर कि आपने हमें ये मौका दिया। और काफी दिनों से आप हमें बोल भी रहे थे, लेकिन हमने आपसे कमिट किया था कि जब तक आरबीडी नहीं जाएंगे तब तक ग्रीन टी में नहीं आएंगे। तो आज मेरा वो सपना भी पूरा हुआ सर। आज रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन चुका हूं और तब आपके इस शो में आया हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसके बाद दूसरा धन्यवाद तो सबसे पहले मैं देना चाहा भगवान का, जिनके वजह से आज मैं ये सारी चीजें अचीव कर पाया हूं। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान के मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम लोग अगर इतना दूर तक और ये सारे चीजों को कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मर्जी है, तभी ये कर पा रहे हैं। और दूसरा क्रेडिट देना चाहता हूं अपने माता पिता का। पिताजी का तो साथ छूट गया है काफी पहले, लेकिन मेरी माताजी अभी तक मेरे साथ हैं। और गर्व से हम बोलते हैं कि बोलते हैं ना वो फिल्म का डायलॉग कि आपके पास क्या है, तो मेरे पास मेरी माँ है। ये बहुत बड़ा सुकून देता है हमें। और माँ को हमेशा मैं अपने पास ही रखता हूं। और लगभग 106 साल अभी कंप्लीट कर चुकी हैं वो। तो उनका आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर है, तो ये सारे चीजें मैं अचीव करते जा रहा हूं। उसके बाद धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमें मोदी केयर में स्पॉन्सर किए, हमारे ग्रेट मेंटर मुकेश सर और प्रीति मैम। उसके बाद उत्तम प्रकाश गुप्ता सर और प्रीति मैम। उसके आगे अनूप गुप्ता सर एंड अमृता मैम। उसके बाद राजेश गुप्ता सर, मनीषा कंचन मैम, रविश रस्तोगी सर एंड रोशी मैम। गुरु माँ का माँ जो गुरु माँ है आज मोदी केयर की गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम। ये सारे लोगों को इसका क्रेडिट देना चाहता हूं कि उन्हीं लोगों से सीख के आज इस मुकाम को हासिल कर पाया हूं। और सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो है समीर मोदी सर का, जिन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया मैनेजमेंट का। और हमारे जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो सारे लोग को इसका क्रेडिट देना चाहूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों का कि ये हमें मौका मिला कि आज लग रहा है कि ये इंडिया लेवल का कोई सेमीफाइनल मैच है। ऐसे भी हम सेमीफाइनल की तरह, हम लोग फाइनल की तरह बढ़ रहे हैं। जीबीडी हमारा फाइनल टाइटल होता है और अभी आरबीडी गए हैं, तो ये हमारा सेमीफाइनल एक तरह का है। और आपके पावर ग्रीन टी में आना ये भी हमारे लिए एक सेमीफाइनल है, क्योंकि हमें सुरेखा भार्गव मैम के शो में भी जाना है। ये भी हमारा ड्रीम है कि उनके लेजेंडरी टॉक जो होता है जिसमें पूरा देश, क्या आगे चल के तो पूरा विदेश में भी लोग सुनेंगे, तो उसका एक पार्ट बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज आपने ये सेमीफाइनल मैच खेलने का मौका दिया इस पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता सर शो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अनूप सर एंड अमृता में। और सबसे पहले कहते हैं ना कि कुछ भी शुरू करने के पहले भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो एक सर भजन से इसका शुरुआत करना चाहेंगे कि कुछ गुनगुनाना अच्छा लगता है और पार्टी शार्टी ये वो, मतलब हम उसी तरह के लाइफ को जीना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक भजन से शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान के बिना, हमने बोला कि उनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो एक भजन उनको डेडिकेट करना चाहता हूं। ओ पालनहारे निर्गुण वो न्यारे कि तुमरे बिना हमरा कोई नहीं, मेरी उलझन सुलझाओ भगवन कि तुमरे बिना हमरा कोई नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के पहले जो आज हमें लाइफ जर्नी के बारे में बताना है, तो ये लाइफ जर्नी में जो हमारे साथ चल रही हैं कदम से कदम मिला के, तो सबसे पहले उनका हक बनता है कि वो दो शब्द आप लोगों को बताएं अपने लाइफ के बारे में। उसके बाद मैं फिर शुरू करता हूं सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। सबसे पहले मैं इतना
धन्यवाद करना चाहूंगी आप दोनों को कि आपने हमको मौका दिया पावर ग्रीन टी में आने का। बहुत खुशी मिल रही है। और मैं अपना कुछ बता देती हूँ अपने बारे में। सबसे पहले मैं तो अपना नाम बताना चाहूंगी। मेरा नाम सारिका है। मैं इस बिजनेस में 3.5 साल से कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है। थोड़ा मैं अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ कि हम एक छोटे से फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरा घर हिरसा नालंदा में है और मैं 3 बहन ही हूँ और मैं एक हमसे बड़ी है, एक हमसे छोटी है। मैं सेकंड में हूँ। और मेरे पापा एक सिंपल से एक बिजनेस थे, दुकान चलाते थे और उसी में हम लोगों को पालन पोषण अच्छे तरीके से वो करते थे। और इतना मेरे पापा केयर करते थे तीनों बहन को कि आप मतलब जिस भी स्थिति में थे पढ़ाई लिखाई अपना अच्छा से करवाते थे और मैं भी अपना ध्यान देकर करती थी और अच्छा भी लगता था। और कुछ मतलब मैंने 95 में 10 का एग्जाम दिया और 94 में 10 का एग्जाम दिया और 95 में मेरा इंटर का करवाना जैसी एडमिशन करवाई उसी टाइम मेरा शादी का बातचीत चलने लगा। तो एक समय इनका भैया बड़े वाले भाई साहब थे जो मेरे पापा का दोस्त रहा करते थे और वो बोले कि कुछ लड़का बताइए। तो ये बोले कि इनके भैया बोले कि हाँ है मेरे पास मेरा छोटा भाई है तो उनसे करना चाहिएगा। तो पापा बोले कि क्यों नहीं, जब अच्छा रहेंगे तो सब मैं कर सकूंगा। तो पापा बोले कि ठीक है आप बताइए मैं कब आपके यहाँ आऊं। तो बोले कि ठीक है आप आने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो ही इनके भैया थे जो भी हिलसा ही में रहते थे, वो भी बिजनेस ही करते थे। तो बोले कि ठीक है हम यहीं बुलाएंगे। तो वो आए और इनसे मिले तो बोले कि नहीं अच्छा तो है। तो लड़का क्या कर रहा है, तो लड़का पढ़ाई अभी कर रहा है मगर रहेंगे पटना में। तो बोले कि अच्छा बात है। तो हम लोग तो यही सोचते हैं कि गांव में नहीं रहेंगे क्योंकि इनका घर गांव में था। तो बोले कि पापा जी की घर गांव में नहीं रहेंगे। तो बोले कि अच्छा पढ़ाई तो कर रहा है तो इनका तो पक्का है कि ये सर्विस जरूर कर लेंगे, इनके भाई साहब बोले। तो बोले कि ठीक है तो आगे बात बढ़ाइए। तो बात आगे बढ़ा तो एक ही बार में हम सब चीज ठीक हो गया और जब शादी भी हो गई तो शादी हुआ तो अच्छा लाइफ हम लोग जी रहे थे। और उसी बीच मेरा 95 में मेरा 1999 में मेरा एक बच्चा हुआ। तो बच्चा भी तो आप लाइफ सेट हो गया है क्योंकि जब तक बच्चे नहीं आते हैं तब तक थोड़ा लाइफ में उतार चढ़ाव चलते ही रहता है। तो अब दोनों सेट हो गए तो हम गांव में कुछ दिन गांव में रहने लगे। ये पटना ही में रहते थे, खाली सैटरडे को आते थे तो संडे को रहते थे और मंडे को सुबह ही निकल जाते क्योंकि पढ़ाई भी करना जरूरी था। पढ़ाई नहीं होता तो हर चीज कंप्लीट नहीं हो पाता। तो बोले कि वैसा ही हम लोग रहने लगे गांव में। तो उसी समय से मेरा कुछ अपना अथी बढ़ने लगा परेशानियां क्योंकि हमें इतना बड़ा फैमिली हम लोग थे घर पे तो हम खाना कभी नहीं बनाया करती थी क्योंकि सब लोग चाची सब थे, सब मिलके खाना बना लेती थी तो हम लोग का जरूरत नहीं पड़ता था। कभी कभी ऐसा कुछ फास्ट फूड हुआ तो बना पाते थे। तो हम लोग वहां से कुछ दिक्कतें होने लगे। तो बोले कि अच्छा कोई नहीं, जो थोड़ा कष्ट कर लो, कष्ट ही जब तक कष्ट नहीं आएगा तो जिंदगी में सफलता की कोई उम्मीद नहीं होता है। तो हम कहे चलिए कोई बात नहीं है, कष्ट मेरा मंजूर है मगर आप सक्सेस हो जाइएगा तो और ज्यादा हमको खुशी मिलेगी। तो कुछ दिन रहे फिर 2003 में मैं पटना चली आई। तो पटना आई तो इनके एक भाई साहब पटना ही में बेउर में रहते हैं तो हम उन्हीं के साथ रहने लगे। तो अच्छा चल रहा तो हम बोले कि चलिए आपका कुछ हेल्प मैं भी करना चाहूंगी। तो बोले कि क्या तुम करोगी। तो हम कहे कि कुछ सिलाई जानते हैं तो हम एक सिलाई वाला काम कुछ कर लूंगी तो आपका भी कुछ हेल्प हो जाएगा। तो बोले कि हमको तो इच्छा नहीं है मगर तुम करना चाहती हो तो कर लो। तो मैं उसी टाइम से मैं कुछ सिलाई उलाई करने लगी।
फिर धीरे धीरे मेरा ठीक होने लगा। तो मेरा 2005 में मेरा बड़ा छोटा वाला लड़का जन्म लिया। उस समय से उसके बाद मेरा जिंदगी और ही परिवर्तन आने लगी। धीरे धीरे इनका भी हॉस्पिटल पढ़ाई कंप्लीट हो गया, फिर हॉस्पिटल खुद खोल लिए। तो हॉस्पिटल खोलने के बाद सब कुछ लाइफ में अच्छा चलने लगा और एंजॉय भी नहीं कर पा रहे थे। पैसा तो था मगर जिंदगी में एंजॉय करने नहीं मिल रही थी। उसके बाद हमें मोदी केयर में मुकेश सर मिले, तो आए मिले, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैं मुकेश सर और प्रीति मैम को करना चाहूंगी कि वो मेरे जिंदगी में आते तो आज यहाँ पे नहीं रह पाते। तो अच्छा लगा था। तो ये बोले कि तुम ही देख लोगी तो ज्यादा बेटर है कि तुम ही ज्यादा सामान यूज करोगी। तो हम कल बिल्कुल। तो मैं देख ली तो मुझे अच्छा लगा, तो हम इसमें ज्वाइन हो गई। और इसके बाद मैं जो भी ड्रीम्स था, तो ड्रीम्स तो मेरे पास था ही, मगर सब ड्रीम्स अंदर ही में छुपाए रखती थी, क्योंकि पैसा था, टाइम नहीं मेरे पास था। तो टाइम नहीं रहने के कारण हम कहीं घूम भी नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि घर से बाहर निकल भी नहीं सकते थे। अपना जिंदगी अस्त व्यस्त चल रहा था। फिर इसके बाद मोदी केयर में जब हम आए तो सर बोले कि आप जिंदगी आपका बहुत चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ है, मान सम्मान है, पैसा है और सब कुछ लाइफ है। तो हम बोले कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो सही में मोदी केयर इतने अच्छा बिजनेस है, उससे हम कोई और कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें मोदी केयर एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम सपनों की आजादी में जीना चाहती थी, अपने घूमने का आजादी नहीं था, और फिर इसमें फ्रीडम बहुत थी। और हमें चाहिए था कि कहीं बाहर विदेश घूमने का मन था, मगर मन की बात मन ही में रखती, क्योंकि ये था, पैसा से सब कुछ नहीं होती है, ये मैं जानती थी। फिर भी अपना सपना था तो सोचते थे कि कुछ सपनों को ऊपर करूं, मगर ये संभव नहीं था। तो सपना हमको इसी से पूरा हुआ है कि मैंने आज मोदी केयर से 3 विदेश यात्राएं भी कर चुकी हूँ। मोदी केयर से मैंने हाउस फंड से घर भी ले चुकी हूँ, और मोदी केयर से कार फंड से मैं कार भी ले चुकी हूँ। बहुत अच्छा लगता है मोदी केयर आज ना होती मेरी जिंदगी में, तो मैं आज 4 दीवारी के अंदर ही पैक रहती। सिर्फ खाना बनाना, खाना खिलाना, यही सब मेरा काम बचा हुआ था, और यही सब हो सकता है कि लाइफ टाइम मैं जिंदगी में चलते ही रहता। मगर आज मैं थैंक यू करना चाहूंगा समीर सर को कि इस बिजनेस में लाने के लिए, इस इतने अच्छे बिजनेस को देने के लिए, कि हमारे नीचे जितने भी लोग हैं, हम तो हमारा तो सपना पूरा हो ही रहा है, मगर हमारे नीचे जितने भी लोग हैं वो भी, उनका भी सपना मेरे साथ ही पूरा हो, क्योंकि उनके बिना मेरा भी सपना सब अधूरा ही रहता है। जैसे हमारे सपने पूरा करने के लिए अनूप सर, अमृता मैम और प्रीति मैम, उत्तम सर, मुकेश सर, प्रीति मैम, ये सब मेरा सपना दिखाने के लिए तैयार हुए। तो हम भी अपना सपना और ड्रीम्स मेरा बड़ा ही होते गया, क्योंकि मेरा सपना तो बहुत कुछ था, मगर सपने के अंदर मैं अपना लाइफ बिता नहीं पा रही थी। इसमें मोदी केयर में इतने अच्छा है कि फ्रीडम है, आजादी है, और जहां भी मन हो वहां भी जा सकती हूँ। क्योंकि इसमें नहीं होते तो आज मैं घर से निकलने में अकेले डरती थी कि अकेले कैसे निकलूं, मगर आज कोई डर नहीं है। आज मैं अकेले भी निकल सकती हूँ, कोई पूछने वाला भी कोई नहीं है कि तुम अकेले क्यों, कहाँ जा रही हो। पहले तो कहती थी कि देखो आज ये इधर जा रही है, क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है, बहुत तरह के सवाल से पूछते थे, मगर डर लगता था। मगर अब कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब तो और लगता है कि जितना सारे लोग देखे कि कहाँ रोज रोज जाती है, क्या करती है, और तो मुझे खुशी मिलती है कि तुम लोग देखो और हम दिखाएंगे, क्योंकि मोदी केयर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारा जिंदगी तो सचमुच में बदल ही गया। हमारे लोग जितने भी लोग हैं नीचे के लोग, उनका भी जिंदगी सफल हो। और मेरा ड्रीम्स यही है कि मैं और कुछ जो भी मेरा बचा हुआ है, मेरा एक सपना बंगला खूब बड़ा सा चाहिए,
और मेरे जिंदगी में एक सुंदर सा मेरा एक सुंदर सा मेरा हार हो, और बहुत, और मेरे नीचे टीम लोगों को मैं टारगेट की हूँ कि हम दोनों मिलकर इस दिसंबर तक 50 गाड़ियां और 50 लाख हजार की मंथली मैं दिलाना सबको लाने की कोशिश करूंगी। और सबसे पहले मैं सुरेखा मैम को धन्यवाद करूंगी कि रोज हर दिन इतना सब कुछ कर रही हैं कि हम लोग तो वो जितना भी कह रही है उतना सब मेरे दिमाग में अटैक हो रही है। पहले तो मैं कुछ जानती भी नहीं थी, अब धीरे धीरे मैं सब कुछ अपना कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अमृता मैम। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। तो इन्होंने अपनी कहानी सुनाई, और जैसा कि आप लोगों को सुनने के बाद समझ में आ गया होगा सर कि हमारी जो शादी थी वो बहुत छोटे एज में हो गई थी। सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊं, डॉक्टर अजय मेरा नाम है। एक छोटे से परिवार में मेरा जन्म हुआ था। एक तरह से कह सकते हैं कि मिडिल फैमिली या पुअर फैमिली भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो घर है वो नालंदा जिला का एक छोटा सा गांव से शुरू हुआ था हमारा जर्नी। जो ये लाइफ जर्नी है वो हम आज आप लोगों से शेयर करेंगे। और वो जो लाइफ ऑफ जर्नी मेरा शुरू हुआ वो लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस से शुरू हुआ था। लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस से शुरू हुआ। बीच में हमारे साथ लाइफ ऑफ सक्सेस का भी टाइम आया, लेकिन अभी का जो जीवन हम लोग जीने का कोशिश कर रहे हैं वो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। और इसी जर्नी को मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस कैसे मेरा था। लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस ऐसे आप कह सकते हैं कि बहुत छोटा सा गांव से जन्म हुआ, 100 घर का बस्ती में हमारा जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई मेरा गांव में ही हुआ 10 तक, और बहुत छोटा मेरा घर हुआ करता था वहां पे। गांव में जब लोगों का देखा करते थे तो बहुत बड़ा बड़ा घर हुआ करता था, लेकिन हमारे पापा जी का बंटवारा के बाद जो घर मिला था वो काफी छोटा था। बता लीजिए अगर हम बोले तो 10 बाई 10 भी नहीं हुआ करता था, जबकि गांव का घर कितना बड़ा बड़ा हुआ करता था। तो मेरे दिमाग में सबसे पहला जो आया था दिमाग में, ड्रीम में, कि जब भी मैं पैसा बनाऊंगा तो घर का राजा बनना चाहूंगा। हमारे पास घर ही घर हो, रहने के लिए एकदम जगह ही जगह हो, इतना बड़ा घर होना चाहिए हमारे पास। ये ड्रीम हमारा शुरू में बचपन में ही हो गया था। तो मैट्रिक करने के बाद पटना आ गए थे हम लोग, क्योंकि एक भैया हमारे पटना में जॉब किया करते थे, पोस्टल डिपार्टमेंट में अभी है, पोस्टल वेलकम एक हुआ करता था उस समय। उसके बाद जब हम यहाँ पे आए तो हमारी पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। एएन कॉलेज में पढ़ाई किया। उसके बाद पढ़ाई के दरमियान ही जब हम पार्ट 2 में थे, उसी समय 21 साल पक्का, जो बोलते हैं ना कि लड़का का उम्र 21 साल होना चाहिए और लड़की का 18 साल, हमको लग रहा है कि इनका 17 ही होगा, 16-17 ही होगा। उसी समय हम लोगों की शादी हो गई, और ये खेल खेल में हो गया, क्योंकि हमारे एक भैया रहा करते थे हिलसा में, उनसे इनकी पापा की दोस्ती थी और उन्होंने बस बात बात में हाँ कह दिए और हम लोगों की शादी हो गई थी। तो बहुत, वो भी घटना बहुत मजेदार था, मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं था, लेकिन अचानक ये सारी घटनाएं घट गई। उसके बाद हमारे ऊपर कुछ लगने लगा कि कुछ तो अब लग रहा है कि करना पड़ेगा और जल्दीबाजी में करना पड़ेगा। तो इसी बीच में ये गांव रहने लगे। गांव में कभी आदत नहीं था, बहुत सारे इनको दिक्कत आना शुरू हुआ। जैसे गांव में देखा करते हैं कि पहले कोयला तो नहीं था, लेकिन गोईठे पे, लकड़ी पे, ये सब पे खाना बनाना पड़ता था। तो इनको धुआं से, ये से, बहुत सारी चीजों से एलर्जी था, लेकिन ये साफ सुथरा शुरू से ही रहने की आदत इनको थी। तो ये हम देखा करते थे, जब भी घर जाया करते थे तो देखते थे कि ये काफी अच्छे से रहना पसंद करती थी, लेकिन गांव तो गांव था। तो इसी बीच में हम पटना जब आए और पढ़ाई शुरू हुआ, तो इसी बीच लगा कि अब हमें कुछ करना चाहिए, और सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा दबाव भी आने लगा था। 3-4 साल जब हम काम नहीं किए तो 3-4 सालों में ही दबाव आने लगा था। तो इसी बीच हमारा एक एनजीओ था, पहला एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं कि एक एनजीओ के थ्रू नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल रहे थे उनका। तो उसमें एक पोस्ट हमें दिया गया था डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का, और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पोस्ट को हमने होल्ड किया। और सबसे पहले हॉस्पिटलिटी में मैं वहां पे गया और लगभग 5 हॉस्पिटल बहुत कम समय में वहां पे खुलवाया था। ट्रस्ट का हॉस्पिटल था।
तो वो हॉस्पिटल चलते चलते बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे पटना से भी जाया करते थे, तो डॉक्टरों के बीच में काफी अटैचमेंट हमारा हुआ। और अटैचमेंट के बाद जब हम वहां पे ये सारे काम को करते हुए अचानक क्या हुआ कि वो ट्रस्ट किसी तरह से बंद हो गया। तो बंद हुआ तो हम उस समय पैसा आ रहा था, अच्छा खासा पैसा आ रहा था, और उस समय ही 2 व्हीलर हम मेंटेन करने लगे थे। और जब ये सारी चीजें हुई, अचानक बंद हुई, तो हम फिर पटना आ गए। हमें समझ में नहीं आने लगा कि क्या करें। पैसा आता हुआ जब अचानक बंद हो गया तो लगने लगा कि क्या करें। तो बहुत दिनों तक हम चुपचाप बैठे रह गए कि क्या करें क्या करें क्या करें। इनसे भी बोला, तो ये भी तब तक पटना आ गई थी। जब पटना आई तो वहां पे जो हमारा बेउर में घर हुआ करता था, वो 1.5 कट्ठे का प्लॉट लिए थे भैया, लेकिन वो आधे में बना के रखे थे, आधा प्रीत छोड़ा हुआ था। तो तब तक चारों भाई में हो गया था कि चलिए, एक भाई चूंकि हिलसा में रहते थे, हम लोग 4 भाई 4 बहन थे, बड़ा सा फैमिली था। और मेरे भैया जी का तब तक ब्रेन हेमरेज से डेथ भी हो गया था। फिर धीरे धीरे सब लोग अपना अपना सेपरेट रहने लगे। तो हमें एक लोड अलग से मिल गया कि भाई अब जल्दी से और कुछ बड़ा करना है और आपको अपना घर भी बनाना है। तो हमें याद है कि पहला घर जो हम बनाए थे, जो भैया बनाए हुए थे, वो तो पक्के का घर था, लेकिन हमारा जो घर हम पहली बार बनाए थे वो छोटा सा ही घर था, लेकिन बहुत मजेदार था। 2 रूम का शेड का पहले घर बना था। हमें लगता है कि उस समय 12-15 हजार रुपए में बन गया था, और उसमें हम लोग रहने लगे थे। पानी वानी सब उधर से ही आता था, लेकिन एंजॉय कर रहे थे। मतलब हर टाइम को हमने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। लेकिन जब पैसा बंद हुआ था तो थोड़ा सा परेशानी आया, लेकिन वही डॉक्टर लोग से जो मेरा अटैचमेंट था, तो हुआ क्या कि एक हॉस्पिटल उन लोगों ने खोला, तो हमें खोजा कि वो कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते वो हम तक पहुंच गए और बोले कि एक हॉस्पिटल हम लोग खोल रहे हैं, आप आइए और साथ दीजिए। तो जब हम वहां पे गए थे तो वहां पे 10,000 12,000 उस जमाने में हमें मिल रहा था। लेकिन अचानक जब यहाँ पे आए तो हमारी जो सैलरी थी वो 4,000-5,000 रुपये से शुरू किया गया था। हम बोले कोई बात नहीं, हमारे में काबिलियत होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और वो उस हॉस्पिटल में हम काम करना शुरू किए, एज ए मैनेजमेंट देखना शुरू किए। मैनेजमेंट देखते 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 हमें कोई भी चीजों को सीखने का आदत था शुरू से। तो हमने वहां पे सीखा, और सीखते सीखते हमें ये लगा कि हमें भी अब डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पहले शादी हो जाने के कारण बहुत सारे जो ड्रीम्स थे वो पूरा नहीं हो पाया था। तो हमने जल्दी से BHMS किया और वहां पे काम करते भी रहा। इसी दरमियान एक ऑफर आया कि चलिए हम लोग 2 पार्टनर मिलकर एक हॉस्पिटल शुरू करते हैं। तो जो पहला हॉस्पिटल हमने शुरू किया था कुम्हरार में शुरू किया था, और उसमें 2 पार्टनर हुआ करते थे, और बहुत सक्सेसफुल हो गए। बहुत कम समय में वहां पे हॉस्पिटल मेरा चल दिया, क्योंकि जो आज हॉस्पिटल हम लोग देख रहे हैं उस समय बहुत कम हुआ करता था। मगध, राजेश्वर और एक ईश्वर दयाल हॉस्पिटल हुआ करता था, प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़े की गिनती में आता था। और उसके बाद हम लोगों ने खोला था, तो बहुत तेजी में हमारा ग्रोथ हुआ। और वहां से ग्रोथ के बाद फिर पार्टनरशिप का काम जानते ही हैं। 2 सालों में हमारा पार्टनरशिप में थोड़ा सा पैसा ज्यादा आने लगता है, तो आपस में ये हो जाता है। तो वैसा ही हुआ हमारे पार्टनर में थोड़ा सा मतलब अभी भी रिलेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन हमको लगा कि कहीं ना कहीं इनको कुछ बातों का तकलीफ है। तो हमने ही वहां से छोड़ दिया और 90 फीट में आके आदर्श लाइफ केयर हॉस्पिटल खोल दिया। और वहां पे हॉस्पिटल खोलने के बाद हम और तेजी से ग्रो करने लगे। लेकिन जिस समय हम हॉस्पिटल का डिसीजन लिए, बोलते हैं ना, रिस्क लेने की आदत हम में एकदम कूट कूट के भरा हुआ था। हर हमेशा मैं जितना रहता था उससे करीबन 100 गुना ज्यादा सोच लेता था। तो वहां पे भी हमारे पास मात्र 3-4 लाख रुपए थे, और हमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और मकान सेट कर लिया। 3 मंजिले का वो मकान, जहां की लाख रुपए का रेंट था, उस मकान को तय किया और उनको दिया। और हॉस्पिटल वहां सक्सेसफुली 10 साल चलाया मैंने। 10 साल चलाने के बाद जो हमें महसूस हुआ कि बहुत सारे पैसे आने लगे। पैसा इतना आने लगा कि आज पटना में 5 जगह पे मेरा मकान है, कम से कम एक दिल्ली में है, और पटना में 4 जगह पे मेरा मकान है। और जमीन का बात करें तो इतना सक्सेस हुए कि करीबन अगर हम बीघे में बात करें आज,
चूंकि हमारे घर पे कम खेत हुआ करते थे, तो हमें जमीन का शुरू में ही हमारा था कि घर और जमीन का बहुत बड़ा शौक था। तो हमने लगभग आज 45 कट्ठा जमीन इस पटना शहर में बनाया, जो पटना के इर्द गिर्द ही है। कुल मिला के सक्सेस लाइफ जी रहा था और लग रहा था कि अब मेरे पास सब कुछ है। क्या एक सक्सेसफुल लाइफ जो जर्नी शुरू किए थे वो लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस से था, यानी रोज खाते थे, हमारे मजदूरी किया करते थे या काम किया करते थे या छोटा दुकान हुआ करता था, यही काम हुआ करता था, कुछ खेती का भी काम था, मिक्स था। तो समझिए कि लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस को हम लोग जी रहे थे गांव पे, यानी लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस से हमने शुरू किया। रोज जीते थे, रोज मरते थे, बोलते हैं ना, वैसा ही लाइफ आज 87% लोग जी रहे हैं। सेम लाइफ हम भी जिया करते थे। और ये जीरो से हीरो बनने की जो कहानी है, उसमें हमारा जो मिडिल में आया कि हम सक्सेस का भी मजा लिया और सक्सेस होके 4 जगह पे घर बनाया और बहुत सारे जगहों पे जमीनें ली। उसके बाद गाड़ियां भी मेरे पास था, बैंक बैलेंस भी था। लग रहा था कि अब हमारा लाइफ सक्सेसफुल लाइफ है। एक सक्सेस पीपल वही सोचा करते हैं कि घर हो जाए, एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छा सा आपके पास गाड़ी हो जाए और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे और आपके पास कुछ बैंक बैलेंस हो जाए, तो सक्सेसफुल लोग अपने आप को सक्सेस समझने लगते हैं। तो हम भी अपने आप को सक्सेस समझ रहे थे, लेकिन एकदम बेचैन थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं हम जो ये परेशानी से जी रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ का कमी है। तो एक मीटिंग में, एक सेमिनार में हमें हमारे जो एक कलीग थे, डॉक्टर ही थे, डॉक्टर एमके सिंह, उनका नाम भी आज लेना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये दुनिया हमें सबसे पहला जो ये दुनिया है वो उन्हीं ने दिखाया। वो एमबीए कर रहे थे और वो एमरल्ड थे। वो हमें एक सेमिनार में ले गए और उस सेमिनार में लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का परिभाषा जब बताया गया कि एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस किसको कहते हैं। हम तो समझते थे कि हम सक्सेस हैं, लेकिन लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का जब वहां पे फॉर्मूला समझा कि आपका लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, जब आपके पास टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, रिकॉग्निशन हो और आपके पास हेल्थ भी बढ़िया हो, सिक्योरिटी हो और सबसे बड़ी चीज कि आपके पास शांति हो, पीस। ये जब हमें समझ में वहां पे आया तो हमने सबसे पहले OA नाम की कंपनी में मैंने ज्वाइन कर लिया और हम सोचना शुरू कर दे कि अब मेरे लाइफ में लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस आने वाला है। लेकिन 3-4 महीने हमने उसको किया अच्छे से, बहुत सारे प्रोडक्ट हॉस्पिटल से निकालना भी शुरू किए, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन भी कराए और हमें बार बार ले जाया जाता था। माइंडसेट बोल के वो 11 बजे रात में हॉस्पिटल पे आया करते थे और 12 बजे तक, 12:30 बजे तक जो हमारे 2 भाई डायमंड बने हैं, राजेश और नताशा, और एक और भाई है रंजीत और सुलोचना, उनके पास ले जाया जाता था हमें और माइंडसेट करवाया जाता था। लेकिन मेरे माइंड को पता नहीं उस समय क्या हो गया था, माइंडसेट हो नहीं पाया। तो हमने 2 महीना पहले ही उसे ड्रॉप आउट कर दिया था कि अब हमसे ये नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगा था हॉस्पिटल भी। तो हमें लगा कि जो हमें चाहिए वो हमसे नहीं हो पा रहा है। इस बीच में अच्छा करने के तलाश में एक और हॉस्पिटल भी हम 5 लोगों ने मिलकर शुरू किया था, जिसका नाम था साईं कैंसर संस्थान। जब हम देखा, बोलते हैं ना कि बड़ा बड़ा देखने का आदत हमें शुरू से ही था, तो ये महावीर कैंसर संस्थान को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि एक और इसका डिमांड है, क्योंकि कैंसर के रोगी बहुत तेजी में बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर में, तो हम लोग एक सेटअप डाल सकते हैं और बहुत बड़ा सेटअप में बहुत हुआ करता था मर्ची के पास, बाईपास में ही हम लोगों ने उसको शुरू किया और लगभग वहां का जो सेटअप था वह बहुत बड़ा सेटअप था। लेकिन 5-6 महीने ही हम उद्घाटन ही कर पाए, लेकिन फिर बाढ़ का समय आया और वो भी खत्म हो गया। उसके बाद हमने हाथ आजमाया कि अब स्कूलिंग में आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि कुछ सिस्टम चाहिए, कुछ सिस्टम रहेगा तभी बड़ा कर पाएंगे। और हमने इसी बीच में GD गोयनका पब्लिक स्कूल का फ्रेंचाइजी लेकर हम 3 पार्टनर मिलके औरंगाबाद में GD गोयनका पब्लिक स्कूल का फ्रेंचाइजी लिया, जहां मेरा 13 करोड़ रुपया आज के डेट में लगा हुआ है। और वह आज के इस कोरोना पीरियड में क्या हाल है ये बता नहीं सकते। शायद आज मोदी केयर नहीं होता तो आज हम लोगों की लाइफ में एक बहुत, मतलब मेंटली हम लोग बहुत हरास हो जाते।
तो ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच में मोदी के एक दूत के रूप में हमें मुकेश सर मिले, और ये उनको लाने वाले कोई और नहीं थे, हमारे ही एक्स मैनेजर था जो एक दिन लेके आ गया और बोला कि सर, उस समय गोवा का ट्रिप चल रहा था, गोवा जाएंगे गोवा जाएंगे। हम बोले कि ये क्या बोल रहा है, अरे भाई गोवा जाना कौन बड़ी बात है, क्या बात है। तो नहीं, फ्री में गोवा जाने का एक मौका है, मोदी केयर नाम का एक कंपनी है जिसमें ऐसे ऐसे है। उनको कुछ नहीं समझ में आया था, जो हमको हमारे पास लेके आए थे उनको ये सब बातें कुछ भी नहीं समझ में आया था। वो तो हम बोले, हमको कुछ कुछ बात समझ में आ गया। मोदी ग्रुप जैसे ही बोले तो हमें मोदी ग्रुप का पूरा सीन आने लगा, और हम बैठे बैठे सर्च मारना शुरू कर दिए मोबाइल में, गूगल पे। तो मोदी ग्रुप के बारे में जब पहले से बहुत कम जाना करते थे, लेकिन जब वो नाम ले रहा था बार बार तो हम सर्च मारने लगे। तो सर्च मारे तो बहुत कुछ इसके बारे में जान गए। तो हमने बोला कि ठीक है, बुलाइए। और मुकेश सर के रूप में आए, और इनका हंसमुख चेहरा, और हमारे पास उस समय एमबे का डेमो सारा 3-4 रखा हुआ था। तो ये आते ही पकड़ लिए कि अच्छा, आप लग रहा है कि एमबे करते हैं। हम बोले हाँ। ये सारा चीज करते हुए बोले कि फिर हमने दिल के बात बता दिया कि नहीं, हमसे एमबे नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट काफी महंगा है, लोगों तक हम स्प्रेड नहीं कर पा रहे हैं, और रिपर्चेज नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जितना लिख रहे हैं वही टर्नओवर हो पा रहा है। तो टर्नओवर में काफी दिक्कतें हैं। जो जो दिक्कतें थी वो हमने शेयर किया। तो बोले कि अगर एमवे ये सारा चीज ठीक कर दे तो, हम बोले कि बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो बोले कि ये ठीक कर दिया गया, और वो फिर डेमो दिखाना शुरू कर दिए, और इस तरह से हमारा मोदी केयर में एंट्री हो गया। और जैसे जैसे डेमो तो पहले भी देख चुके थे एमबे नाम की कंपनी में भी, तो जैसे जैसे हम डेमो देख रहे थे उससे कंपेयर करते जा रहे थे, और जब रेट बोल रहे थे तो लग रहा था कि इससे तो पूरा मार्केट में धूम मचाया जा सकता है। और तब तक हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत गहराई से जान चुके थे, सर्च कर चुके थे कि अमेरिका में, चाइना में, जापान में, कोरिया में, ये सब देशों में क्या धूम मचा के रखा है ये डायरेक्ट सेलिंग। तो हमें लग रहा था कि अब इंडिया की बारी है, और इंडिया में गलत सलत करके लोग काफी इसका नेगेटिव असर डाल दिए हैं। लेकिन कोई अच्छी कंपनी अगर आए और सही में डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको लाया जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ा धमाल हो सकता है। और ये सोचते हुए मैंने मोदी केयर में जब डेमो देखा, प्लान देखा, तो प्लान शुरू में तो समझ में हमें नहीं आया, लेकिन दोबारा फिर से हम उनको बुलवा हमारे मन में एकदम लड्डू फूट रहा था कि अरे गजब का प्लान है, गजब का प्रोडक्ट है, गजब की कंपनी है, कंपनी इतनी बड़ी, इतना बड़ा प्रोफाइल की कंपनी। तो इस सारे चीजों को सोच के उसी दिन से मेरे अंदर में ना वाइब्रेशन आ चुका था, लेकिन हम खुल के बोल नहीं पा रहे थे कि हमें ज्वाइन करना। संयोग से एक दिन मॉल में हम और हमारे साथ जो अमित सर हैं वो भी घूम रहे थे। मॉल में फिर से मुकेश सर टकरा गए। बोलते हैं ना कि जब स्टूडेंट तैयार होते हैं तो हमारे सुरेखा भार्गव मैम बोला करते हैं कि टीचर उपस्थित हो जाते हैं। सेम मेरे साथ भी घटना यही हुआ कि वो जाड़ा का समय था, जनवरी का महीना, और हम मॉल में कुछ गर्म कपड़ा ढूंढ रहे थे। इसी बीच में आपस में होता है कि इधर से हम जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, मुकेश सर टकरा गए। और फिर से हमने बोला कि लग रहा है कि आपको कहीं देखें, इतना भी याद नहीं आ रहा था। तो अमित जी पीछे से बोले कि अरे मोदी केयर का प्लान तो यही लेके गए थे। फिर से लगा कि जैसे कोई करंट दौड़ा मेरे शरीर में। हाथ मिलाने के बाद हमने बोला कि, वो बोले कि सर इसके बारे में क्या सोचे। तो हमने ग्रीन सिग्नल दिया कि आप तो फिर आए ही नहीं। वो मेरा ग्रीन सिग्नल मिलना और सेम डे में वो बोले कि शाम में आप फ्री हैं। हम बोले कि आज नहीं, कल आप आ जाइए। थोड़ा सा लगा कि तुरंत बोलना अच्छा नहीं है, तो हमने बोला कि ठीक है कल आप आइए शाम में। कल शाम में आए और फिर से हमने बोला कि फिर से प्लान हमें दिखाइए। फिर से प्लान देखा और प्लान देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमें मोदी केयर अब ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ का जो लाइफ था, पैसे थे, सब कुछ थे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेचैनी था। डेली रात में 12 बजे जाना, 1 बजे जाना, कोई डेथ कर गया तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना। जब तक डेड बॉडी जाता नहीं था तब तक लग रहा था कि क्या करें ना करें। तो इस तरह के लाइफ को लगता था कि पैसे तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इमरजेंसी हॉस्पिटल से हमारा एज कमते जा रहा, कुछ ना कुछ कमियां दिख रहा था, बैलेंस लाइफ नहीं चल पा रहा था।
और इनका भी परेशानी बढ़ रहा था, क्योंकि 12 बजे 1 बजे रात में जब हम जाते थे, 3 बजे भोर में कॉल आ जाता था, तो जब ये खोलती थी तो ये बैठ के इंतजार किया करते थे कि अब आ जाएंगे, और हम भी 3 बजे रात में नहीं आना चाहते थे कि चलिए छोड़िए, हम टेबल पे ही सो लेंगे या कहीं पे भी सो लेंगे, लेकिन हम लोग जाग के बिता लेते थे, लेकिन घर नहीं आते थे कि फिर अगर हम दरवाजा का कॉल बेल बजाएंगे तो ये क्या बोलेंगे। फिर भी तो सर हम रात भर फोन का भी इंतजार करते, जब फोन करते थे तो फोन भी नहीं उधर से रिस्पांस कुछ आता था, फिर भी मैं रात मतलब दिन रात बीत जाता था सोफा ही पे, कभी मतलब बालकनी जाए, कभी सोफा पे बैठे। टीवी तो देखना ही पसंद नहीं था, क्योंकि इतना रात हो जाता था तो टीवी भी अच्छा नहीं लगता था, सिर्फ बालकनी की सोफा यही सब करते रहते थे। इस तरह से मोदी केयर में हमारी एंट्री हो गई, और एंट्री भी हुई तो बहुत धमाकेदार एंट्री हुई। जब हमने उनको रात में जब घर आए 10-11 बजे रात में हम घर आए हॉस्पिटल से, तो मेरे अंदर एकदम लग रहा था कि कुछ ऐसा चीज मिल गया है जिसका बहुत पहले से हम इंतजार कर रहे थे, और हमने मूड बनाया था कि 17 में हमें कुछ नया करना। उसके लिए जो हॉस्पिटल खोले थे, जो स्कूल का मेरा प्रपोजल था, वो सारे चीजों को कर रहे थे, तो लग रहा था कि कुछ करें, लेकिन ये आया तो लगा कि अरे ये सारा बेकार का हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो तो सारा चीज इसमें छिपा हुआ। हमने आईडी लगवाया, और रात के 12:30 बजे मुकेश सर का फोन आया कि आपकी आईडी अब लग चुकी है। हमने बोला कि जब लग गई है तो अब आप तैयार हो जाइए, कल से हम लोग शुरू करते हैं मीटिंग को। और हमें समझ में ही नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं। हमने कल सुबह 6 बजे तैयार हुए, और 4 महीना डे नाइट 12 बजे 1 बजे 12 बजे 1 बजे रात में घर आना शुरू किए, और 4 महीने में हमारा प्लेटिनम शिप कंप्लीट हुआ। और 5वें महीने जाते जाते हमें आज भी याद है कि हम 1 लाख के इनकम को क्रॉस कर गए थे। वो दिन बहुत ही जबरदस्त था, और हमें पता नहीं कि कौन सा एनर्जी मेरे अंदर आ गया था, गला भी बच जाता था जब 5-6 डेमोज होता था, और बोलते बोलते लगता था कि गला सूखना शुरू हो जाता था। उस समय बहुत सारे जो सप्लीमेंट थे वो भी हम लेना शुरू कर दिए थे। तो 4 महीने में जब ये कंप्लीट हुआ तो फिर 6 महीने में मेरा प्रेसिडेंशियल भी कंप्लीट हो गया। लेकिन प्रेसिडेंशियल कंप्लीट हुआ तब तक जो हम प्रोजेक्ट डाले थे स्कूलिंग का, वो प्रोजेक्ट में हमें कॉल आ गया कि वहां पे आपको आना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाएगा। और वहां पे जाके, क्योंकि काफी इन्वेस्टमेंट था, 3-4 जमीन बेच के हमने वहां पे पैसा लगा दिया था, तो वहां पे जाके 4-5 महीने वहां पे हमने टाइम बिताया। लेकिन उस 5 महीने में हमारा जो इनकम था वो ग्रो कर रहा था। और लगभग हमें आज भी याद है कि वो 4 महीने हमने किसी को ना कॉल किया था ना कुछ किया था। यानी दूसरे महीने जब जनवरी में एंट्री मारे थे, तो अगला साल का अक्टूबर नवंबर से हम वहां पे रहना शुरू कर दिए थे। 4 महीना कंप्लीट कराने में हमें लगा, और 4 महीना 1,50,000 1,75,000 के बीच में हमारी इनकम आते रही। उस समय हमें इसका पावर समझ में आया, जो पैसिव इनकम बोलते हैं, ये समझ में आना शुरू हो गया। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि हमें किसी भी हालत में स्कूल चालू करना था, क्योंकि 150 के आसपास हमने रजिस्ट्रेशन करके रखा था वहां पे हमारे लोगों ने। तो वहां पे किसी भी तरह से जल्दी करके हमने स्कूल को ओपन कर दिया। और उसके बाद जब फिर यहाँ पे आए तो बोलते हैं ना कि एक बार जब ब्रेक लग जाता है तो बहुत दिक्कतें आ जाती है। जो गलती हमने किया है, हम नहीं चाहेंगे कि आप लोग भी उस गलती को करें। एक मोशन में ही जीबीडी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं हम लोग कुछ चीजों में फंसे रह गए। वहां से आए तो हॉस्पिटल बहुत जैसे तैसे हो चुका था, यहाँ संभाले, कभी स्कूल कभी यहाँ, बहुत मेंटली प्रेशर में थे। लेकिन इस प्रेशर के बीच में भी एक था मोदी केयर, जो हमें ये दिखा रहा था कि आप नहीं भी काम करेंगे तो भी पैसा आ सकता है, कैसे यहाँ पे पैसे भी इनकम मिल सकता है। तो हमें फिर से क्राउन जाने में हमें काफी टाइम लग गया, क्योंकि हम रुक चुके थे। और फिर से बोलते हैं ना कि गाड़ी आप डायरेक्ट 5 गियर तो लगा नहीं सकते, फिर से 1 गियर 2 गियर करते करते टॉप गियर में ले गए, तब जाके फिर हमारा क्राउनशिप अचीव हुआ। और क्राउन जब बने उस समय से लेकर अभी तक हमारी इनकम कभी भी 2 लाख से नीचे नहीं गया। और इस बीच में बहुत सारे अचीवमेंट हुई हमारी। हमने कार फंड से कार भी लिया, और हाउस फंड से अभी लगभग 1.5 करोड़ का
एक 4 BHK का 2450 स्क्वायर फीट का घर अभी अभी हमने बुक कराया है, क्योंकि मोदी केयर का जो पहला मेरा पहचान होगा वो 1.5 करोड़ का घर होगा। ऐसे तो उसकी गाड़ी पे चढ़ रहे हैं, और कुछ मोदी केयर के पैसे से जो दिल्ली वाला मेरा विला है उसमें भी हमने मोदी केयर का पैसा लगाया है। लेकिन सेपरेट जो कहते हैं तो मोदी केयर से हम वो 1.5 करोड़ का घर लेने का मूड बनाए हैं, जो जिसमें हम लोग लगभग 20 से 25 लाख रुपया अभी तक दे चुके हैं, और ये चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम क्राउन लेवल पे गए तो और भी अचीवमेंट आने लगा। बोलते हैं हमारे उत्तम प्रकाश गुप्ता सर हमेशा बोला करते हैं कि सक्सेस विदाउट सक्सेसर इज फेल्यूर। तो हमें भी लगा कि हम सक्सेस है, हम तो वहां भी सक्सेस थे, वहां भी 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया मेरे लिए मायने नहीं रख रहा था। लेकिन यहाँ पे एक खास बात ये आया कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सफल होना शुरू कर दिए, धीरे धीरे उनकी भी गाड़ियां आनी शुरू हो गई, और लगभग आज मेरे टीम में 11 गाड़ियां आ चुकी है। और बहुत सारे लोग 10,000 से लेके 1.5 लाख रुपया बनाने वाले लोग तो मेरे टीम में लगभग 250 लोग अभी तक हो चुके हैं, जो 10,000 5,000 5,000 10,000 से लेके और 1.5 लाख रुपया तक इनकम को कर रहे हैं। बहुत तेजी में हमारा टीम ग्रो कर रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मोदी केयर में आने के बाद जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं ना, वो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की तरफ हम लोग बढ़ना शुरू कर दिए हैं। बहुत तेजी में हम लोग बढ़ रहे हैं। और मेरे लाइफ में जैसा कि वाइफ बताएं कि 2 लड़के भी हुए हैं, और लड़कियां तो हम नहीं है, अभी 2 लड़के हैं सिर्फ। अब दोनों के अच्छे कॉलेजिंग कराना ये मेरा ड्रीम है कि दोनों अच्छे से सेटल हो। एक को तो, छोटे वाले को तो डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बड़े वाला इंजीनियरिंग का अभी एग्जाम दिया है, और उम्मीद है कि इस साल वो भी सेट हो जाएगा, कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए चला जाएगा। तो बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे लाइफ में 5 नंबर जो है बहुत लकी है। 95 में शादी, उसके बाद 2005 में मेरा छोटा बच्चा, और अभी हम लोग 5 फैमिली मिलके करीबन 10 से 12 साल 15 साल से हम लोग 5 फैमिली, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे और एक माँ को लेकर हमारा 5 फैमिली है। ये 5 लोग बहुत ही इंजॉय करते हुए लाइफ को जी रहे हैं, और आगे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे टारगेट हैं जिसको पूरा करना है। क्योंकि कहते हैं ना कि बिना टारगेट का तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम 20 का टारगेट अगर हम बताएं कि हमारा जो 20 का टारगेट है वो है 51 गाड़ियों का, और 50 लोगों को 50,000 का महीना पहुंचाने का। 21 में जो टारगेट है 151 गाड़ियों का, और 50 लोगों को कम से कम 50,000 का महीना, और उसमें से 50 लोग यानी 100 लोग, 50 लोगों को 1 लाख का महीना पर ले जाना। और 100 कार के बाद 100 गाड़ियां अपने टीम में दिलाने के बाद 101वां गाड़ी मेरा होगा, वो लैंड रोवर होगा, जो कम से कम 80 से लेके 1 करोड़ के बीच का होगा। और वो गाड़ी का फोटो भी हम ले आए हैं, और उसे फोकस बोर्ड लगा भी हैं। ये हमारा 21 का टारगेट है। 22 में 251 कार दिलाना है, और 1 लाख लोगों को 1 लाख का इनकम पे ले जाना, 100 लोगों को 1 लाख के इनकम पे ले जाना है। 23 में 501 गाड़ियां और 100 लोगों को जीबीडी ले जाना है। 22 तक में 50 जीबीडी, 23 में 100 जीबीडी, 24 में 751 गाड़ियां और 200 जीबीडी। 25 तक का जो टारगेट बनाए हैं वो 1001 गाड़ियां और 500 जीबीडी होगा। और हम 30 तक का टारगेट पूरी तरह से हमारा लिखा हुआ है कि 30 तक हमें करना है काम मोदी केयर में, और 30 के बाद रिटायरमेंट लेना है। और 30 तक में कम से कम जो सुरेखा भार्गव मैम का सब ड्रीम है कि 5000 जीबीडी, तो 30 तक हमारा भी ड्रीम है कि हमारे टीम में कम से कम 5000 कार अचीवर हो और 5000 जीबीडी हो मेरे टीम में। ये हमारा ड्रीम है। लेकिन ये तभी पूरा होगा, हम सब लोगों को, जो भी हमें सुन रहे हैं उन लोगों से हम यही कहेंगे कि जब आप ये टिके रहेंगे तभी ये संभव है। क्योंकि एक कहावत है, उसको एक सुनाना हम चाहेंगे कि जिंदगी के बीच में जरा ध्यान से खेलना, जिंदगी के बीच में जरा ध्यान से खेलना, सबसे करीब खड़े लोग ही स्टंपिंग करते हैं। तो ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके करीब लोग ही आपको आउट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप में अगर जज्बा है तो आप टिके रहेंगे तो वो सारा चीज अचीव हो पाएगा।
जो आज हम लोगों के साथ हो रहा है। बीच में मैं तो जीबीडी जा ही रहा हूं, और जैसा कि हमने बताया कि 50 लोगों को अपने साथ कम से कम 50,000 का महीना बनाने वाला और 50 गाड़ियां भी दिलाने का मेरा लक्ष्य है। तो ये हमारी टारगेट की बात हुई। थोड़ा सा जाते जाते इसको अंत करते समय 10 सक्सेस मंत्रा जो हमने अभी तक लिख के रखा, जब मोदी केयर में आए हैं उस समय से हम सारे को सर्च मारना शुरू किए। हमारा शुरू से ये आदत रहा है कि जो भी लोग जीरो से हीरो बने हैं या जो भी लोग सक्सेसफुल हैं, उनके लाइफ में वो क्या क्या किए कि वो आज इतने सक्सेसफुल हैं। तो मैंने जैकमा का पढ़ा, उसके बाद रतन टाटा का पढ़ा, मुकेश अंबानी का पढ़ा, पिचई का पढ़ा। ये सारे लोगों को पढ़ने के बाद जो 10 निष्कर्ष मैंने निकाला, वो भी चाहूंगा कि आप लोगों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि आप भी अगर इसे आजमाएं तो आप भी एक दिन सफल हो जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता इस सफलता को लेने में। आपके हर ड्रीम को आप हर ड्रीम को पूरा कर सकते हैं अगर ये 10 मेरे पंचलाइन जो 10 चीजें हैं, अगर आप जो सक्सेसफुल लोग किए हैं वो अगर हम लोग भी कर दें तो हम लोग भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसमें पहला है कि आशावादी बने, दूसरा है कि बड़े सपने देखें, जैसे हमारी सुरेखा भार्गव मैम बोला करती हैं, विजुअलाइज करें, बड़े सपने को विजुअलाइज करें। तो बड़े सपने देखें। सपने देखने में अगर डर लगता है, बोलते हैं ना कि मोदी केयर में तभी आप सक्सेस होंगे कि जो चीज करने में आपको डर लगता है वो चीज करिए। जो चीज करने में डर लगता है उसको करना शुरू कर दीजिए, वो डर भी खत्म हो जाएगा और जो चीज पाना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। तो बड़े सपने देखें, अपने पर भरोसा रखें, अपने पे भरोसा रखें। तीसरा ये है। चौथा है कि अस्वीकृति को स्वीकार करें। पांचवा है गलतियां करें, गलतियां भी करना बहुत जरूरी है। उसके बाद छठा है कि प्रतिस्पर्धा की चिंता ना करें, कंपटीशन का कोई चिंता नहीं करना है। पूरा लाइफ हम लोग का पड़ा है, और मोदी केयर में तो ये अभी शुरुआत है। अभी बोलते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो 20 से लेके ये 40 तक में मोदी केयर का जलवा देखने को मिलेगा, और वो सारे आज लगे हुए हैं, वो उस ऊंचाई को पा लेंगे जो उनके ड्रीम में भी नहीं होगा। वो सारा चीज ये मोदी केयर से पा सकते हैं। तो प्रतिस्पर्धा की चिंता ना करें, यहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। मोदी केयर में तो और भी नहीं कंपटीशन है। लोगों को सशक्त बनाएं। यहाँ पे जो अपने टीम के लोग हैं, यानी हमारे अनूप गुप्ता सर बोला करते हैं कि आप कितने लोग को बना रहे हैं ये मायने नहीं रखता, कितने लीडरशिप बना रहे हैं, कितने लीडर को सिखा रहे हैं, कितने लीडर आपके नीचे आ रहे हैं, उस पर आपका इनकम डिपेंड करेगा। तो लोगों को सशक्त बनाएं, आलोचनाओं से बचें, अपने सपनों का पीछा करें। यह बहुत बड़ा बात है, अपने सपनों का पीछा करें। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, कंफर्ट जोन को छोड़ दें। कंफर्ट जोन को छोड़ दें। यह सब भी तभी संभव हो पाएगा जब आप कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे। और हमने कंफर्ट जोन छोड़ा। जब मैं मोदी केयर में आया था तो डेमो करना, लोग बोलते थे कि बहुत सारे लोगों को जब गया ये बात कि अजय सर डेमो कर रहे हैं, तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ था कि नहीं, हो ही नहीं सकता, वो सक्सेसफुल है, वो डेमो आज इतना बड़ा बैग लेके वो नहीं करते होंगे। तो आज आपको एक लेसन बताना चाहेंगे कि मैंने जब शुरू किया तो कभी भी दूसरे पे भरोसा नहीं किया, अपने से वो बैग को टांगा, अपने से डेमो किया। हर चीज वो काम जो मोदी केयर में करना चाहिए वो मैंने खुद से किया, क्योंकि हमें उसी समय समझ में आ गया था कि हर काम में डेमो ही करना पड़ता है। हम डॉक्टरी करते हैं, वहां भी बिना आला लगाए पैसा नहीं बनता। खेती करते हैं तो खेती में भी रोज लोग डेमो करते हैं, अपना काम करते हैं। बढ़ई भी अपना रोज डेमो करता है, रोज आरी वसूला चलाता है, तभी जाके पैसा बनता है। किसी भी काम को आप ले लीजिए, दुकान, एक शॉपकीपर है, वो भी सुबह से शाम तक शटर उठाता है, लोगों को सर्विस देता है, तब जाके पैसा आता है। तो हमें भी समझ में आ गया था कि मोदी केयर में भी हमें डेमो करना पड़ेगा। इस बर का यानी मोदी केयर का ये नेचर है, तो इस नेचर के साथ हमें चलना पड़ेगा, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। और हमने भी वही करना, शुरू से ही ये करना शुरू कर दिया। तो आज
मैं इतना सफल हो पाया हूं। तो आप लोग भी वो गलती ना करें जो हमने किया था कि बीच में हमने छोड़ा, तो आज हमें इतना टाइम लग गया। नहीं तो 3 साल में मैं जीबीडी तो पक्का जाता, क्योंकि हमें याद है कि जब हम मोदी केयर में आए थे तो अनूप सर का रिकॉर्ड देखा करते थे कि 18 महीने में जीबीडी, तो हमें लगा था कि चलिए 18 महीने में, पहले तो लगता था कि जिस तरह से हमारा 4 महीने का शुरुआत हुआ था वो इतना धमाकेदार था कि लगा था कि हो सकता है कि हम 15 महीने 16 महीने में सर का रिकॉर्ड तोड़ के कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो हमें रोका था, वो चीजें आज लगता है कि वो शायद नहीं होता तो आज हम बहुत तेजी में और ग्रो कर पाते। तो कोई बात नहीं, समय हमारे पास भरपूर है और वो सारी सफलता जो हमें चाहिए वो किसी भी सूरत में हमें चाहिए तो चाहिए, वो हम करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े, रूट लेवल से हम काम करना जानते हैं और कभी भी बाउंस बैक करना जानते हैं। तो मोदी केयर में तो सफल हो ही जाएंगे और साथ साथ बहुत सारे लोगों को सफल भी बनाएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ लग के मैं काम कर रहा हूं, प्लानिंग बहुत जबरदस्त है। और 20 तक तो बस हम इसको इस तरह से देख रहे हैं कि 3 साल का हमारा ये ग्रेजुएशन का पीरियड था, हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ये साल मेरा जो चल रहा है इंटर्नशिप चल रहा है, और 21 में यानी 20 में बाउंड्री हमारा तैयार हो जाएगा, बाउंड्री वाल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और 21 से हमारा जलवा शुरू होगा जो पूरा हिंदुस्तान देखेगा। तो थैंक यू सर, समय को देखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार कि इस पावर गारंटी विथ अनूप गुप्ता सर शो में बोलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप गुप्ता सर और अमृता मैम और जितने भी हमारे मेंटोर हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं, उत्तम सर, प्रीति मैम, मुकेश सर, प्रीति मैम, राजेश सर और रवि रस्तोगी सर, सुरेखा भार्गव मैम, सबको फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज हर काम को सीखना पड़ता है और ये हम सारा चीज जो सीख रहे हैं इन्हीं लोगों से सीख रहे हैं। और इस समय तो ज्ञान का गंगा बह रहा है, बोलते हैं ना कि ज्ञान की गंगा बह रही है, तो इसमें जो भी लोग आएंगे हाथ धो के निकल सकते हैं। तो आप लोग देर ना करें और जल्दी से मोदी केयर को अपना लें। कहते हैं ना कि मोदी केयर में आप आ गए हैं, इसमें ये आपका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन मोदी, इससे कोई फर्क आपके लाइफ में नहीं पड़ने वाला। जब मोदी केयर आपके अंदर आ जाएगा तभी आप में फर्क आना शुरू होगा। तो जल्दी से जल्दी मोदी केयर को अपने अंदर ले आइए और जीत जाइए, छा जाइए। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।